अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, आज की सुबह का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने घरों में और जहां भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, क्योंकि मौसम ने तेवर बदल लिए हैं और गर्मियां आ गई हैं और मौसम में सरमा जो है वो कब का चला गया है। लेकिन क्योंकि गर्मियों के हवाले से अगर बात की जाए तो गर्मियों में हमें यही होता है कि जी गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हमें बाहर भी जाना, काम काज भी करना होता है, ऑफिस भी आना होता है, स्कूल भी जाना होता है, कॉलेज भी जाना होता है और सारे काम निपटाने होते हैं और साथ साथ सूरज के जो तेवर होते हैं उसको बर्दाश्त करते हुए हम मूव ऑन कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है, गर्मियों से, सूरज की शुआओं से आप कैसे बच सकते हैं, इसका फैसला आपको खुद करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी एहतियात करनी है, आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है और कोशिश करनी है कि कम से कम आप गर्मियों में जो है वो सुबह 10 बजे से लेके दिन 3 बजे तक जो है वो आप बाहर ना निकलें। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, वो तमाम लोग, उनको तो जाना ही पड़ता है। तो जी, गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, इसकी हम आपको ग्रीटिंग्स देते हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। और गर्मी जब आती है तो साथ साथ फेस्टिवल्स भी लेकर आती है, गर्मी जब बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी लेकर आती है। और कराची शहर की बात करें तो इसकी रौनकें भी दुबाला हो जाती हैं। और अगर लाहौर की बात करें, कोयटा की बात करें, पेशावर की बात करें, तो जिस तरह लोग सर्दियों में एंजॉय कर रहे होते हैं, वैसे ही लोग गर्मियों की रातों को भी बड़ा एंजॉय करते हैं, गर्मियों की शामों को बड़ा एंजॉय करते हैं, पार्क्स का रुख करते हैं। और सबसे ज्यादा लोगों की बड़ी तादाद आपको गर्मियों में पार्क्स में नजर आती है। लेकिन इस सीजन को एंजॉय करें एहतियात के साथ। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और फेस्टिवल की आपने सवाल बात की तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अगले हफ्ते, यानी जो पहला हफ्ता होगा अगले महीने का, उसमें और 3 T20 मैचेस होने जा रहे हैं। तो PSL का मेला ख़त्म हुआ है और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है। 3 T20 मैचेस दोबारा खेले जाएंगे और उसकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। और साथ साथ आपने मौसम की शुरू में बात की कि दर्जा हरारत बढ़ गया, तो कल 42 डिग्री सेंटीग्रेड था कराची के अंदर। और महकमा मौसमियात ने साथ में ये भी कहा है कि अगला जो पूरा हफ्ता है हरारत तकरीबन इसी तरह रहेगा। तो कराची वाले जो हैं उनको थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कराची वाले क्योंकि नाजुक भी बड़े होते हैं, सर्दी भी बड़ी ज्यादा लगती है, गर्मी भी बड़ी ज्यादा लगती है। लेकिन अगर एहतियात के साथ इस मौसम को एंजॉय करेंगे और इस मौसम में रहेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपकी तबीयत जो है वो बेहतर रहेगी। वरना गर्मियों में बीपी जो है वो लो हो रहा होता है और उसको ये होता है कि जी हमारा बीपी लो हो रहा है और ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अभी से एहतियात कीजिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, नींबू पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि धूप में जाएं तो सन ब्लॉक लगा कर जाएं। तो जनाब, ये तो बात हो गई गर्मी की, मौसम की। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी गर्मी के हवाले से, जिस पर आकर मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज, जान लेते हैं कि आज अखबार क्या कह रही हैं। तो जनाब, इस वक्त मेरे पास है एक्सप्रेस और एक्सप्रेस आपने ले लिया? आज मैंने एक्सप्रेस ले लिया। मैंने सोचा कि आज जंग जो है वो वेस्ट को दे दिया जाए। अच्छा जी, एक्सप्रेस की जो मेन लीड है वो है इलेक्शन कमीशन ने फारूक सत्तार की कन्वीनियरशिप खत्म कर दी, खालिद मकबूल का ओहदा पर। तो ये वो मेन लीड है जिसके हवाले से कल ओवरऑल डिस्कशन रहा और जिस हवाले से जो है आपने देखा कि MQM के रहनुमाओं ने जो है वो काफ़ी बातें भी की इस हवाले से और एक दूसरे पर जहाँ पर थोड़े बहुत इल्ज़ामात लगाए, वहीं ये बात भी सामने आई कि MQM पाकिस्तान की जानिब से, यानी जो बहादुराबाद ग्रुप है उसकी जानिब भी ये कहा जा रहा है कि जी वो फारूक सत्तार को दावत देते हैं, वो आएँ और उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन फारूक सत्तार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये जो फार्मूला था, ये जो सारी बातें हो रही थी MQM पाकिस्तान की जानिब से, बहादुराबाद ग्रुप की जानिब से, वो सिर्फ इसलिए की जा रही थी ताकि वो माइनस फारूक सत्तार कर सकें। देखना यह है कि आज शाम को जो फारूक सत्तार की जो अपनी राब्ता कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है, उसमें वो क्या फैसले करते हैं। क्योंकि ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं कि उनके साथ जो लोग हैं, उनके साथ जो रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले को चैलेंज भी करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या होगा। क्या जो पतंग MQM PIB के पास है, MQM पाकिस्तान PIB के पास है, वो पतंग सबकी हो जाएगी या फिर वाकई इस पतंग के हवाले से एक रुख जो है वो अलग हो जाएगा और दूसरा रुख जो है वो अलग हो जाएगा। अब देखना ये है कि होता क्या है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये बात खुलकर सामने आ गई है कि ये मसला कामरान टिस्बी नहीं था, ये मसला था तो सिर्फ क़यादत का मसला था, ये ऐसा कहा जा रहा है फारूक सत्तार की जानिब से। तो इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात इसमें पता है क्या थी कि कल फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना जरूर बनाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। उनके साथ जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब
इस आला अदालतों यही में मैंने जाना कहा ना चाहिए। कि उनके साथ बिल्कुल। जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि उनको इस फैसले के खिलाफ जाना चाहिए, और उसी हवाले से आज उनका एक इजलास भी होगा और उसमें फिर आम डेवलपमेंट होगी कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो जम होना चाहते हैं या वो जम नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि एमके के जो रहनुमा है फैसल सब्जवारी, वो ये कहते हैं कि ठीक है, फारूक सत्तार हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी पार्टी की राब्ता कमेटी और उसका आयन और उसकी वो तमाम तंजीमी मामलात, जिस हवाले से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। तो इस हवाले से जो है वो हम आपको अपडेट भी करेंगे और इस हवाले से मजीद हम डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, मेरे पास जंग अखबार है और जंग अखबार में आज सुपर लीड लगी है इंटरनेशनल मंजरनामे के हवाले से, जहाँ पे आपको बताएं कि बरतानिया में रूसी जासूस को जहर देने के मामले पे शिद्दत आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने 110 सफारतकारों को निकाल दिया है, कौंसल खाना भी बंद कर दिया गया है, जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूस ने भी साथ में मौक़िफ़ दिया है। अमरीका का 60 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। और ये आपको पता है मामला तकरीबन 2 हफ्ते कबल शुरू हुआ था, जब बरतानिया के एक साबिक रूसी डबल एजेंट और उनकी बेटी को एक नर्व एजेंट के जरिए जहर दिया गया था और वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उसके बाद पूरा एक मामला शुरू हुआ और तहकीकात शुरू की गई कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जितने भी रूसी एजेंट्स बरतानिया की सरजमीन पर कत्ल किए गए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, उस पर टेरेसा मे जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और उसके बाद से रूसी एजेंट्स के खिलाफ और रूसी सफारतकारों के खिलाफ ये पूरी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। बिल्कुल, पूरी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। अच्छा, जहाँ पर हम बैनुल अक़वामी खबरें शामिल कर ही रहे हैं तो वहाँ पर खबर शामिल करते हैं, और ये खबर जो है ये है हसीना वाजिद की हवाले से, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेशियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उन सज़ा मिलनी चाहिए जो कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और ये लीड पढ़ते हुए मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी और बहुत अजीब सा मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी भी मुल्क में रहने वाले किसी भी शख्स को किसी भी कंट्री से किसी भी लोगों से प्यार करने से एटलीस्ट रोक सकें। मतलब सीरियस उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है और सीरियस उन्होंने खिताब किया। सीरियसली उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, बांग्लादेश में रहने वाले वो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब इनका ये स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट मैंने कल पढ़ा था, और जब ये इनका स्टेटमेंट आया तो मुझे जहन में एक ही बात आई और वो यही बात थी कि हम कितने खुशनसीब ये मुल्क हैं, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम एक आज़ाद वतन में रह रहे हैं और ये पाकिस्तान हमारा प्यारा पाकिस्तान है जिसके अंदर हम जो दिल चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वरना ऐसे भी लोग हैं, हाँ बिल्कुल, आज़ादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, वरना ऐसे भी लोग मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और इस तरह की बातें भी सहते हैं। खैर, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों की जानिब और सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर नज़र, और उनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से ख़ास इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी यासिर। जी बिल्कुल, आज भी शहर इक़्तिदार में जो सबसे बड़ा और अहम केस है एहतसाब अदालत में एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ और लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर पेश हो चुके हैं। इसके अलावा इसाक डार का केस था जो ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया था, उस पर भी समाअत हुई, लेकिन समाअत मुलतवी कर दी गई है और किसी भी मुलज़म पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। इसी तरह ATC की जो अदालत है वहाँ पर भी इमरान खान का केस है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें निहाल हाशमी, तलाल चौधरी के जो तोहीन अदालत से मुतल्लिक़ केसेज हैं उनकी समाअत होनी है, जबकि इलेक्शन कमीशन में जो नून लीग और जो दीगर पार्टीज़ के हवाले से केसेज हैं वो भी आज शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं दिन गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं मुसलसल इनमें इजाफा भी हो रहा है। एक तो सियासी दर्जा हरारत गर्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है जो वो भी अब गर्म हो रहा है। और जो पहले की रूटीन में हम देखते थे कि हल्की बारिश होती थी, मौसम खुशगवार होता था, लेकिन अब दिन गुजरने के साथ जो मौसम है ये भी गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, दिन जी बिल्कुल, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, कैप्टन सफ्दर, जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ और लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से समाअत है उसमें जो आज वाजिद ज़िया जो हैं उनका बयान आज भी कलम बंद किया जाएगा। और क्योंकि गुज़श्ता पेशी पे भी उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड किया गया था, आखिरी गवाह के तौर पे वाजिद ज़िया पेश हो रहे हैं। अब लगता है ऐसे है कि जो समाअत और ये केस जो है अपने इख्तिताम के मराइल की तरफ बढ़ेगा और इसके साथ ही जो इस्तग़ासा के गवाह वकील हैं वो जरा है वो शुरू करेंगे, जिसके बाद अब ये जो ट्रायल है अब इख्तितामी मराइल की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ आज वाजिद ज़िया हैं अपना बयान कलम बंद करवाएंगे, जिसके लिए आज
बाद वाजिद ज़िया बताया गया है कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब बाकायदा तौर पे उनकी तरफ से भी आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जाना है, जिसके बाद ये समात अपने तकमील के मराइल की तरफ पहुँचेगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से यासिर नजर हमें अपडेट कर रहे हैं वहाँ क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं जहाँ पर हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। हुमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और लाहौर में सियासी और समाजी बहुत सी सरगर्मियाँ होंगी, लेकिन लाहौर के आज जो है वो 2 इवेंट्स काबिल ज़िक्र हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज है, जिसकी वजह से पूरा लाहौर शहर जो है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है और लोगों के लिए आना जाना जो है इंतहाई नामुमकिन सा हो चुका है। तमाम का तमाम लाहौर का एरिया जो है वो इस वक्त ऐसे फील होता है जैसे सिर्फ ट्रैफिक है, वहाँ से गुजरना नामुमकिन है। और दूसरा जो कहीं गुज़िश्ता रात ही वाक़या पेश आया है सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीज़ा और यकीन और हॉस्पिटल इंतज़ामिया के दरमियान में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि जिसके नतीजे में मरीज़ा का जो भाई है वो ही इस वक्त दम तोड़ चुका हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स और यंग डॉक्टर्स की तरफ से जो और उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर ओपीडी में भी सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल की गई, लेकिन अभी ओपीडी में सर्विसेज बहाल कर दी गई है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से अभी तक एहतजाज का सिलसिला जारी है और यहाँ पर उनकी तरफ से सर्विसेज जो है वो मुअत्तल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर भी यहाँ पर कोई गार्ड नहीं दिखाई दे रहा और ना ही अंदर कोई गार्ड है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त खौफजदा भी हैं और उनको ये भी नहीं समझ आ रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि अंदर जो भी आएगा उसकी किसी किस्म की उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर कोई नहीं ली जा रही है। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से अभी तक यही मौका इख्तियार किया जा रहा है कि यहाँ पर मरीज़ा के लवाहिकीन ने सारा का सारा तशद्दुद किया है और इसके नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जख्मी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो जख्मी है उसकी हालत कदरे बेहतर भी है। और सूरत हाल करने के लिए क्या इकदाम किए गए? जी वही मैं आपको बता रही हूँ कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो रात को वाक़या पेश आया था वो सिर्फ और सिर्फ लवाहिकीन की तरफ से बदतमीज़ी की गई थी और जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई तशद्दुद का निशाना नहीं लगाया गया, बल्कि लाहौर से अपडेट कर रही और लाहौर के हवाले से बता रही थी। और अगर बात की जाए ओवरऑल तो लाहौर शहर से जो भी हमें वे ज़्यादातर खबरें आ रही होती हैं ना, वो ज़्यादातर यही हो रहा होता है कि हॉस्पिटल्स के हवाले से होती हैं, ज़्यादातर सेहत के हवाले से होती हैं, ज़्यादातर वहाँ पर जो है वो YDA वाले जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं। आई होप कि लाहौर शहर में ये चीज़ें जो है वो कम हो जाएँ और लाहौर स्पेशली लोग हैं वो वैसे तो बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन सेहत के मामला जो है वो खासे ठीक नहीं है कि अस्पतालों के अंदर जो बदमज़गी का ये अंसर है ना, ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ही है। क्योंकि वो पर के जो मरीजों के साथ लवाहिकीन होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो मरीजों के साथ रहें, लेकिन अस्पतालों की एक SOP होती है कि सारे मरीजों के साथ उनके लवाहिकीन या उनके जो रिश्तेदार हैं वो नहीं रह सकते। प्राइवेसी भी होती है और पेशेंट की निगहदाश्त के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब एडिटोरियल में जान लेते हैं कि आज एडिटोरियल में क्या कुछ है। उसके लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कुछ है आज एडिटोरियल? भरे पड़े हैं, तो PSL विक्ट्री डॉन का भी इदारिया है और सब इसे बड़ा खुशाइन कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है क्रिकेट के ज़रिए जो है अपनी जो असल पाकिस्तान का नैरेटिव था कि हमारे यहाँ अब अमन है, हम दहशतगर्दी की हिसार से निकल चुके हैं, वो कन्वे कर दिया है मुकम्मल तौर पर। और ये ना सिर्फ एक खेल था बल्कि एक हमारा सिफारती एक सफ़ीर भी कह लें हमें, जिसने एक बड़े पॉजिटिव डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो हमारा ये मैसेज कन्वे किया है। हमने देखा कि कराची में बड़ा खूबसूरत मेला लगा और ना सिर्फ कराची में मेला तो कराची में लगा था मगर पूरा पाकिस्तान उस मेले में शरीक था। एक ईद का समा था। डिस्कस भी किया हमने कि तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए की जो है कराची में सिर्फ शॉपिंग हुई है इसके हवाले से। T-शर्ट्स, लोग बैजेस, मुख्तलिफ सामान क्रिकेट का, मार्केट भरी पड़ी थी। फ़ैन की कोई ज़ल्मी की शर्ट्स ले रहा था, T-शर्ट कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट्स ले रहा था। बहरहाल बहुत सफाई का निज़ाम देख लें, कराची में कचरा नज़र नहीं आया। आप शाहराहें ऐसी थी कि मैंने तो अभी आज तक इस तरह की नहीं देखा कि रंगों में नहाई हुई थी हमारी शाहराहें। पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, एक अजीब समा था। ये एक जीत है हमारी
यमन के खिलाफ जिसने हमारा इमेज टार्निश करने की कोशिश की थी। भारत ने देखें श्रीलंका पे जब टीम पर हमला हुआ था उसके बाद अमन बहाल हुआ, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, खुद श्रीलंका की टीम भी, लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की कि हमारा इमेज जो है वो पॉजिटिव ना जाए और प्रोपेगेंडा। लेकिन अब इस जो PSL के इनेकाद हो रहा है और जब तीसरी सीरीज चली गई है, इससे बड़ा अच्छा मैसेज गया है। इदारे ये कहते हैं कि अभी भी इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो क्रीम थी जो आनी थी वो अभी आना बाकी इंशाल्लाह है। आएगी, क्योंकि जो मेला लगा है, जिस तरह से इंतजामात हुए हैं और जिस तरह से कराची के शहरियों ने इसमें हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि जिन प्लेयर्स ने मना किया था ना, वो खुद कहेंगे ठीक है जी, वी वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो खैर ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, इसमें वज़ीर आज़म ने भी का मैसेज मैं बता दूं, क्योंकि आर्मी चीफ ने भी एक अपना मैसेज किया, जो ISPR ने वहाँ ट्वीट किया कि पाकिस्तान की जो कराची की रौनकें थी मज़ीद दुबाला हो गई हैं। तो वज़ीर आज़म की शिरकत वहाँ पे चीज़ एक मैसेज क्रिएट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये मोमेंटम है कंटिन्यू करना है। नफीस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची का जो मोमेंटम है कंटिन्यू करना है। वाकई में इंतहा से ज्यादा जज्बा था, क्योंकि अगर आप देखिए नॉर्मल कराची के जो राउंड अबाउट्स थे ना, उनके ऊपर भी क्रिकेटर्स की स्टैंडीज थी, होर्डिंग्स थे, लाइटिंग्स थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर कोई जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाह रहा है। ईद का समय है, मतलब हर कोई इजहार कर रहा है सजा के कोई भी चीज। इवन जो शॉप्स थी ना, उनके बाहर अपने तौर पर ही कुछ ना कोई बैनर लगाया हुआ था, कोई झंडा लगाया हुआ था, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ था दुकानों में। ये जो मैंने देखा बच्चों तक में, यानी कि कोई नाम नहीं लेना आता था टीमों का, लेकिन मैं देख रहा था कि बच्चे भी कह रहे हैं हमें जलमी चाहिए, कह रहे हमें जलमी। मुझे मेरा अपना बेटा मुझे कहने लगा कि मुझे टी शर्ट ला के दे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो हमने जिक्र किया। फिर उसने बड़ी पिक्चर्स भी लगाई फेसबुक पे और फिर इंटरेस्ट ली। तो ये एक बड़ा देखें दहशतगर्दी, मैं ये समझता हूँ कि वो जो हमारी स्क्रीन पर कभी देखता था कि आज टारगेट किलिंग हो गई, ये कराची में 25 बंदे 5 बंदे मारे गए, 10 बंदे यहाँ मारे गए, ये हो गया। उसकी जगह अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ क्रिकेट की बातें हो रही हैं, खेल की बातें हो रही हैं, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, और अब ये कंटिन्यू भी रहेगा। आपको पता ही होगा नफीस भाई, जो अगला महीना है उसका पहला हफ्ता जो होगा, वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही है और खुसूसन कराची आ रही है, जहां पे दोबारा से 3 T20 मैचेस होने जा रहे हैं। उसकी ऑनलाइन टिक हो चुकी है। तो एक बार फिर नजम सेठी साहब ने भी ये कहा, चेयरमैन PCB ने, कि अब कराची वालों के पास एक और मौका है कि दोबारा से जो टीम आ रही है वेस्ट इंडीज की, उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PSL फाइनल के अंदर दिया गया। बिल्कुल देखें, इदारियों ने नजम सेठी की भी बहुत तारीफ की है, उन्होंने कहना। और जहाँ तक एक अभी कराची वालों की तक करूंगा, कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से, और कराची ने साबित कर दिया है कि वो रोशनियों के साथ साथ क्रिकेट का शहर भी है। नजम सेठी के हवाले से और PCB के हवाले से जो बात हो रही थी, इदारे ये कहते हैं कि हमने हर पॉलिटिशियन भी क्रेडिट लेने के चक्कर में है कि हमारी वजह से हुआ, ये हमारी वजह से हुआ। इदारे कहते हैं, अखबार कहते हैं कि सबकी काबिशें इसमें शामिल है, लेकिन हमें इंतजामिया को नहीं भूलना चाहिए। देखिए पंजाब में लाहौर में हुआ तो इंतजामिया को क्रेडिट बहुत ज्यादा है, सिंध में हुआ तो सिंध की इंतजामिया को, सिंध की गवर्नमेंट को क्रेडिट बहुत ज्यादा। खुद वज़ीर आला की मौजूदगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी साबित करती है, गवर्नर पंजाब की भी, गवर्नर की भी मौजूदगी जो थी यहाँ पे, वो साबित करती है कि कितने सिर्फ अस्करी सतह पर, सियासी सतह पर, अवामी सतह पर, और मैच देखने के लिए सब लोग गए। ऐसा नहीं था कि कोई नहीं गया या किसी की जानिब से कुछ भी बहाना बनाया गया हो। मैच देखने के लिए सब गए। जो नहीं भी जा सके उन्होंने ट्वीट की। मैं देख रही थी, कोई भी एंकर हो, कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, कोई भी एक्टर हो, सिंगर हो, किसी तबके से भी ताल्लुक रखता हो, अगर वो मैच देखने नहीं भी गए तो वो घरों पे बैठ के टीवी स्क्रीन के आगे, जैसे ही कोई स्कोर बोर्ड पे रन जो है वो एनहांस हो रहा था तो लोग ट्वीट कर रहे थे। इस पूरे मामले में यानी नेशनल कंसेंसस। जब मैं बता रहा हूँ सबा, मैं घर गया तो एक बाहर जो है मेरी बेगम ने पूछा आज कोई खास दिन है, मैंने कहा क्या हुआ, इंतहाई खामोशी, कोई है नहीं सड़कों पे। लेकिन जब वो बैल्कनी से बाहर झांका तो बड़ा एक सुनसान सा माहौल था बिल्कुल। तो मैंने कहा आज PSL का फाइनल है भाई, तो लोग जो है वो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की कि जो सब्र का ने किया है, जितना ताउन किया है कराची के शहरियों ने, जबरदस्त ताउन था। इवन लोगों को ये भी कहा जा रहा था 1-2 दिन पहले कि जी ट्रैफिक जैम होगा, आप लोग कहीं अननेसेसरली नहीं निकलिएगा, रोड ब्लॉक्स होंगे, तो लोग पता है क्या कहते थे, कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे। 1600 कारों को भी यहाँ क्रेडिट जाता है जिन्होंने किया, और मुनज़्ज़म अंदाज में कराची को क्रेडिट तो खैर आर्मी चीफ ने दे दिया, तारीफ कर दी, तो हमने क्या कहें, ये हमारे लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ पर हम PSL के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं अब कुछ बात कर लेते हैं हम सियासत के हवाले से भी। और इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल को कबूल करके डॉक्टर फारूक सत्तार को मुत्तहिदा की कन्वीनरशिप से फारिग कर दिया। साथ साथ ही पतंग का निशान भी बहादुराबाद वालों के पास चला गया है, जबकि PIB वालों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए गए हैं।
फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंतहाई और मंसूबा करार दे दिया है, जबकि आज पीआईबी में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है और बहादुराबाद वाले फैसले से खुश हैं और फैसल सब्जवारी ने फारूक सत्तार को वापसी की दावत भी दे डाली है। एक फैसला दे रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसको चैलेंज करें। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसले में लिखा कि उसे मुत्तहिदा की कन्वीनरशिप से मुताल्लिक समाअत का इख्तियार। चले जनाब, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MKM बहादुराबाद के रहनुमा अमीरुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक जी। अमीरुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको ये फारूक सत्तार साहब के खिलाफ जो फैसला आया है, इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी है यूनाइट करने के लिए मुत्तहिदा को, MKM को एक जगह एक तकसीम होने से रोकने के लिए? अगर ये हो जाए कि फारूक सत्तार को आप प्रपोज कर दें कि वो दोबारा कन्वीनरशिप की जंग में इम्तहान में आपके साथ आ जाएं और उन्हें ऑफर कर दी जाए, तो क्या बेहतर नहीं होगा? असल में नहीं भाई, देखें MKM पाकिस्तान के जो भी मरकजी रहनुमा है या रास्तकीन है, वो तो हर मौके पे वसूल कल्बी और वसूल नजरी का मुजाहरा करते चले आ रहे हैं। अगर आप 5 फरवरी से जो ये इवेंट और इंसिडेंट अनफोल्ड होता चला आया है, इसको अगर देखें तो MKM राब्ता कमेटी के अरकान एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के घर पर गए हैं। एक दफा तो पूरी की पूरी राब्ता कमेटी बाजमात उनके पास चल कर गई है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि फारूक भाई आप अपना घर MKM का आरजी मरकज बहादुराबाद है, बहादुराबाद चले, वहां से आप पार्टी के अमूर चलाए। और मैं आपको हकीकतन नहीं मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि कुछ राब्ता कमेटी के अरकान ने फारूक भाई के पांव को भी हाथ लगाया और रिक्वेस्ट की कि फारूक भाई चले, क्योंकि हमें रहते हुए इस शहर की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने के नाते आप बात कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि फारूक सत्तार को मना लें, लेकिन फिर कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा। वहीं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये जो सारा मामला है ये इसलिए था कि उनको उसको माइनस फारूक सत्तार करना है। सबक देखें, इंसान का अमल बता रहा होता है कि क्या करने जा रहा है। हम तो आज भी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे 5 जजों ने यह फैसला किया है कि अब डॉक्टर फारूक सत्तार नहीं बल्कि MKM के कन्वीनर है जी, और MKM का इंतखाबी निशान पतंग भी MKM के पास है और टिकट देने के इख्तियारात भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है। लेकिन इसके बावजूद MKM पाकिस्तान का रवैया देखें कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से दरखास्त की कि अब खुदारा अपनी जिद छोड़े, अपने गर्द पेश में अगर कोई एक आध आदमी पैराशूट से आपके पास आ गया तो आप उसको छोड़े और पूरी पार्टी को लेकर बहादुराबाद में शामिल हो जाए। हमने कोई फर्क नहीं रखा, बल्कि हमने ये कहा है कि नहीं भाई, नहीं 1 मिनट और दे दें मुझे, कि MKM पाकिस्तान ने यह बात खुलकर कही है कि जो अरकान असेंबली, जो सूबाई असेंबली, जो UC चेयरमैन या मुख्तलिफ जिम्मेदारान है, उनमें कोई तफरीक नहीं रखी जाएगी। जो लोग जिस ओहदे पे मौजूद है उनको एज इट इज MKM के साथ काम करें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मजबूत पैगाम दिया और कल रात से लोग वापस आना शुरू भी हो गए। लेकिन सर, क्या आप कामरान टेसोरी को कबूल करेंगे? अगर फारूक सत्तार साहब शर्त रखते हैं कि वो उन्हें रहना चाहिए, राब्ता कमेटी में भी उनकी शामिल होनी चाहिए, तो क्या आप ये शर्त कबूल करेंगे और इस शर्त पे उनको इंडी जाएगी MKM में? नहीं भाई, सियासी पार्टी को सियासी तरीके से चलाया जाता है और वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन तंजीमें वो अपनी तंजीमी नज़्म के साथ आगे बढ़ती है। अगर फारूक भाई की किसी के साथ पर्सनल फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप को अपने घर तक महदूद रखें। MKM ने कामरान टेसोरी को डिप्टी कन्वीनरशिप से भी हटा दिया था और उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि MKM के राब्ता कमेटी ने फैसला किया था, तो MKM के राब्ता कमेटी इस्तेकाक भी रखती है कि वो जब चाहे उनके मसले को खत्म भी कर सकती है। लेकिन अच्छा अमीन भाई, आप ये कह रहे हैं कि राब्ता कमेटी का फैसला था, राब्ता कमेटी का ही ये फैसला था कि फारूक सत्तार को भी हटाया जाए और खालिद मकबूल सिद्दीकी को लाया जाए। अब फारूक सत्तार किस हैसियत से वापस आएंगे और बाकी जो उनके साथ लोग हैं, कामरान टेसोरी हैं, अली रजा आबदी हैं, पाशा साहब हैं, इन लोगों के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इनके लिए वापसी की तो कोई गुंजाइश नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया कि देखिए, MKM पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कल प्रेस ब्रीफिंग में और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भी फारूक भाई को और उनके तमाम लोगों को पैगाम दिया है कि
अली रज़ा, जिन लोगों का आपने नाम लिया, मां सवाए एक आदमी, जो मैंने आपसे अर्ज की कामरान टसूरी की बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल की गई है, आप लोग एज इट इज वापस आ जाए अपने अपने तो किस हैसियत में वापस आएंगे? फारूक सत्तार तो सरबरा थे ना, अब वापस किस हैसियत में आएंगे? देखिए, फारूक भाई हमारे बड़े हैं, हमारे मोहतरम है और उनका पूरी तरह में इज्जत है। हमने फारूक भाई से अर्ज किया है कि आप तशरीफ लाए, और क्योंकि सर ठीक है, उनकी जानिब से तो वो मान नहीं रहे हैं, उनकी जानिब से तो अभी एलिगेशन का सिलसिला जारी है। वो यही कहते हैं ये सारा जो गेम था, ये सारा जो प्लान किया माइनस फारूक सत्तार करने के लिए किया गया है। लेकिन सर अगर आप ओवरऑल एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, एमकेएम की बात कर रहे हैं, तो फारूक सत्तार बहरहाल एक कदावर शख्सियत तो है आपकी पार्टी में, तो फिर अब किस तरीके से अगर उनकी वापसी होती है या वो नहीं आते हैं तो फिर आपकी पार्टी के दो धड़े हो जाएंगे, आप लोग अलग हो जाएंगे फिर? नहीं, तब जाएंगे कि पार्टी में 2 या 3 धड़े हों। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फैसला आया है, ये आईनी और कानूनी तौर पर अब सिर्फ एक ही सिर्फ एमकेएम बाकी रह गई, जिसका जो कहलाएगी एमकेएम पाकिस्तान। अब कोई बहादुराबाद या पीआईबी नहीं कहलाएगा, और ना किसी को कहना भी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन और आपकी बात से तमाम मैं करूंगा कि ऐसे फारूक सत्तार में कदावर शख्स हैं जी, और हम उनका एहतराम करके, हम तो चाहेंगे, पूरी एमकेएम चाहेगी कि वो पार्टी में आए। अच्छा सर, फारूक सत्तार की जानिब से तो कुछ इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि हो सकता है कि या सरेंडर कर दें या फिर आप लोगों के साथ आकर जम हो जाएं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उनके साथ जो रहनुमा है, आज उनका आम इजलास भी है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे, उस पर क्या स्टांस होगा आपका? देखिए, कल रात को ही और कल शाम को ही एमकेएम पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया और तमाम लोगों को पैगाम दिया है कि अब चूंकि खालिद मकबूल भाई कन्वेनर हैं, इंतखाबी निशान पतंग और एमकेएम का मंशूर एमकेएम का झंडा भी अब एमकेएम पाकिस्तान के पास है, वो तमाम साथी जो चली गए वापस आ जाओ। कल रात से बड़ी तादाद में लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जहां तक आपका ताल्लुक है कि स्प्लिट होगी, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज नजर आ रही है। सर वो तो अभी हो गई है ना, अगर देखा जाए सुपरफिशियली तो आपकी पार्टी स्प्लिट हो गई है, लेकिन अगर वो ऐलान कर देते हैं बाकायदा तौर पर कि सरेंडर कर रहा हूं या फिर मैं इनके साथ जम हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, तो आपकी पार्टी तो स्प्लिट हो गई। नहीं, हमारी ख्वाहिश होगी, कोशिश भी होगी कि फारूक भाई को ना घर बैठने दिया जाए, ना किसी और जगह जाने दिया जाए। तो सर फिर क्या एमकेएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालें, पार्टी को संभालें, पार्टी को लेकर आगे जाए। और हम सबकी ख्वाहिश भी है कि 2018 के इंतखाबी दंगल में हम फारूक भाई के साथ मैदान में उतरें। सर फिर क्या ही अच्छा हो कि पीआईबी आप जाएं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाएं अपना वफ्द लेकर और उनको फारूक सत्तार को मना के ले आए, जाएंगे आप लोग? नहीं भाई, आपने जो बात की है, हम 100% इसके लिए तैयार है। फारूक भाई, हम इसका फैसला मैं और खालिद मकबूल भाई नहीं कर सकते, इसका फैसला फारूक भाई ने खुद करना है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आज रात को या कल सुबह या कल दोपहर आप देखेंगे कि हम यकीनन फारूक भाई की खिदमत में हाजिर। हमारी ख्वाहिश होगी कि 2-4 नहीं बल्कि पूरी राब्ता कमेटी चले जाए, फारूक भाई को मनाए, फारूक भाई को लेकर आए। और फारूक भाई, जैसा मैंने अर्ज किया। अच्छा सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप लोग काफी अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, आपके रहनुमाओं की जानिब से गाहे बगाहे बयानात सामने उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से पैदर पे इल्जामात सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप मनाए जा रहे हैं, वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कंफ्यूजन किधर है सर? कंफ्यूजन ना फारूक भाई के पास है ना हमारे पास है। फारूक भाई के साथ जो पर्सनल फ्रेंडशिप के तौर पे उन्होंने जिस शख्स को अपने साथ रखा हुआ है, कंफ्यूजन वहां से शुरू होती है। अगर किसी के साथ, जैसे मैंने पहले अर्ज भी किया कि अगर जाती दोस्ती है तो उसको घर तक महदूद कर दिया जाए। मगर उनका कोई जाती दोस्त भी है और जिसकी वजह पर वो फारूक सत्तार भाई हॉट वाटर में आ रहे हैं, तो उस दोस्त को चाहिए कि 2 कदम पीछे हट जाए। सर अब तो वो कह रहे हैं कि कामरान टसूरी का जो मामला है वो तो देख लें सामने आ गया, कामरान टसूरी का मसला तो ये क़यादत का था, वो सामने आ गया। आज भी फारूक भाई की क़यादत को तस्लीम करने को तैयार है। उनके साथ जो अराकीन असेंबली है, जो राब्ता कमेटी के 2-4 अराकीन उनके पास चले गए, उनको भी राब्ता कमेटी में लेने को तैयार है। तो आप तो कोई डिफरेंसेस होना भी नहीं चाहिए। और कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एमकेएम पाकिस्तान को कानूनी करार दे दिया है कि। अच्छा अमीन भाई, आप ये बताएं, आप ये फैसले की बात कमीशन के हवाले से, तो फारूक सत्तार तो पहले ही कह रहे हैं कि ये फारूक सत्तार के माइनस होने का फॉर्मूला था, दूसरे सरबरा के माइनस होने का फॉर्मूला था, और दुबई में जो अहम 2 शख्सियात बैठी हैं उनको लाने की सारे ग्राउंड तैयार किया जा, उनका ये इल्जाम, उसकी आप क्या वजाहत करेंगे?
नहीं भाई, मेरा ख्याल है कि MKM पाकिस्तान ने कई मौके पे जब फारूक भाई कन्वीनर मौजूद थे उस वक्त भी प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, और आपकी टीवी चैनल से मैं इस बात को बरमला इजहार कर दूं कि साहब का नाम लिया, परवेज मुशर्रफ साहब और एक और साहब का, उनका MKM पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है सरबराही के तौर पे। हाँ, MKM एक बड़ी पार्टी है, बड़े पार्टी में कारकुन के तौर पर। हैदराबाद के रहनुमा अमीन उल हक साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और शुक्रिया, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि आए और मिलकर बैठें। खैर, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। कराची में सूरज का मीटर तो शॉर्ट है और गुज़िश्ता रोज़ अगर बताएं तो पारा 40 डिग्री तक था और आज भी सूरज कहर बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में सूरज के तेवर बिगड़े रहने की पेशगोई भी करती है। तो जनाब मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है और जैसे कि हमने अपना शो जब शुरू किया था तब भी हम यही कह रहे थे कि जो मौसम बिगड़ता जा रहा है इससे कराची के जो शहरी हैं वो अचानक से परेशान तो होंगे ही, क्योंकि जब भी गर्मी आती है तो हर किसी को ये फिक्र होती है जी गर्मी से कैसे बचा जाए और इसके बारे में कैसे जाने कि जी आइंदा आने वाले दिनों मौसम रहेगा। जानने के लिए जो आप बात कर रही हैं हमारे साथ महकमा मौसमियात के तर्जुमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके टेलीफोन लाइन पर। सर अस्सलाम वालेकुम, बताएं मौसम ने अचानक ही करवट 40 डिग्री तक चला गया पारा, अगला हफ्ता कैसा होने वाला है? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए आज थोड़ा सा कदरे कल के मुकाबले में 1-2 डिग्री कम रहेगा, 36 से 38 के दरमियान आज के रहने का इम्कान है मैक्सिमम टेम्परेचर कराची का। लेकिन कल और परसों भी ज्यादा गर्मी देख रहा हूँ, कल 39 और 40 और परसों भी 39-40 के दरमियान रहेगा। जुम्मे तक आप ये कह सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत ये रहेगी, बरकरार इसमें कमी आ जाएगी ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला, और फिर 32-33 हम वापस आ जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, मौसम के हवाले से आप पेशगोई कर रहे हैं कि जुमे तक यही गर्मी बरकरार रहेगी और उसके बाद फिर हफ्ते से मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो क्या किस तरह की पेशगोई है कि मौसम नॉर्मल हो जाएगा या फिर इसी तरह से थोड़ा गर्म रहेगा? नहीं, नॉर्मल वापस। देखिए एकदम टेम्परेचर कम नहीं होता, ग्रेजुअली कम हो जाएंगे 35-34 से, फिर हम इंशाल्लाह 32-34 से वापस आ जाएंगे। इस गर्मी आने से पहले जो टेम्परेचर थे हफ्ते से पहले जुमरात दिन के टेम्परेचर से आती है वापस आ जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं गर्मी की आप बात कर रहे हैं, बारिश का भी सीन है, बारिश हो सकती है कराची में? ख्वाहिश तो है हमारी भी, लेकिन कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। चले जी, कराची में फिलहाल कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अब्दुल रशीद साहब इस वक्त हमसे यानी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम के हवाले से बात कर रहे थे और यही कह रहे हैं वो कि जी हफ्ते तक जो है ये मौसम हो जाएगा और फ्राइडे तक जो है वो इसी तरीके से गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जनाब ये तो हो गया मौसम का हाल। और अब अगर इस मौसम के हवाले से हम बात करें तो मौसम में क्योंकि हमारे खाने भी चेंज हो जाते हैं, हमारे पकवान भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें ये पकवान पकाने हैं तो उसके लिए हमें बेहतर कुकिंग ऑयल का इंतखाब भी करना चाहिए। और अगर हम बात करें खिनौना कुकिंग ऑयल के हवाले से, मिज़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये एक ऐसा ऑयल है, खाना पकाते हैं तो आप इजी डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये इन्हेंस करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और एटलीस्ट जब आप इसमें खाना पकाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं लगता है। लो कोलेस्ट्रॉल है और डॉक्टर्स जो हैं खास तौर पर ये रिकमेंड करते हैं जो खास तौर पर दिल के मरीज के अमराज के अंदर लाहक हैं, जो खास तौर पे डॉक्टर्स उनको ज़रूर ये रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप दूसरे ऑयल कुकिंग ऑयल ना इस्तेमाल करें, मिज़ान का कनोला ऑयल करें ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज़्यादा ना बढ़े और आप सेहतमंद खाने खाएं। ये ना कि सेहतमंद खाने खाएं और दूसरी बात ये कि डाइजेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। आप इससे आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपका बहुत बेहतर रहता है ओवरऑल। तो जनाब जब भी पकाएं तो मीज़ान में पकाएं और मीज़ान में पकाएंगे और गर्मियों में जब खाने पकेंगे और मज़े के आप खाने खाएंगे तो आपको खुद भी लाइट सा फील होगा। आप ठीक कह रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ खाने पकाने के अलावा कुछ थिएटर की बात करते हैं, कुछ फन की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं। तो सकाफत के फ़रोग़ और इब्लाग़ आमा के लिए थिएटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। थिएटर की अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को थिएटर का आलमी दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे मनाने का आगाज़ 1961 से हुआ। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद थिएटर पर होने वाले ड्रामे, डांस और म्यूज़िक के ज़रिए दुनिया भर में नज़रियात, ख़यालात और मौज़ूआत का तबादला करना। तो जनाब आपने ये ज़बरदस्त सा पैकेज देखा और क्या बात है हमारे यहाँ सकाफत की, क्या बात है। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है दुबई के थिएटर आर्टिस्ट ने और इनका इंट्रोडक्शन मैं कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमना खिश्की और उनके साथ हैं मौजूद एहतशाम और फराज और उनके साथ हैं योहन डिसूजा।
वेलकम कि आप सब हमारे शो पर आए, और आज आई होप कि बहुत सारी बातें होने वाली हैं और सकाफत के हवाले से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले फराज आपसे स्टार्ट करते हैं कि इतना ज़बरदस्त आइडिया है, दुबई में आप लोग होते हैं और दो कंट्रीज़ का एक तरह का कम्बिनेशन है, इंडो पाक एक्टर्स एक साथ होते हैं, तो कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान आना चाहिए और इस तरह का एक्ट यहाँ पे भी करना चाहिए? बस ये देखिए, एक ग्रुप है हमारे दोस्तों का, बड़े सगीर के बहुत सारे लोग आप जानती हैं दुबई में रहते हैं। हम लोग हर वक्त सब क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिज्म, मीडिया, फिल्म, म्यूज़िक से। तो वहाँ हम बैठ के सोचते थे, हर दफ़ा इतनी बड़ी कम्युनिटी बड़े सगीर की होने के बावजूद हर वक्त हम इंतज़ार करते हैं कोई अच्छा प्ले, थिएटर प्ले आए पाकिस्तान से, इंडिया से। यहाँ की इतनी बड़ी कम्युनिटी खुद क्यों कभी कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं बनाती अपनी ही कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए। तो हम सब ने मिल के सोचा कि क्यों ना एक प्ले लिखें अपनी ही ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से। और हमने उसका आइडिया जो था, ये जो हमारे साथ हमारे लीड एक्टर्स बैठे हुए हैं, आमना खेशकी और एहतशाम शाहिद, ये रियल लाइफ में एक इंडो पाक कपल थे जिनकी लाइफ से इंस्पायर होके हम लोगों ने इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होके सोचा कि हम एक प्ले बनाते हैं और खतूत के ऊपर बेस्ड ओरिजिनल उर्दू प्ले आया है परफॉर्म करने। तो अच्छा फराज, ये बताएं आप, क्योंकि मैं जो समझ पाया हूँ अभी तक, दो हमारे जो फनकार हैं उनका ताल्लुक भारत से है और दो फनकार उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, और आप लोग दुबई के अंदर बेस्ड हैं और आपने ये पूरा प्लान किया कि कुछ होना चाहिए। तो ये ख्याल आपको सबसे पहले आया किस तरह से कि दुबई जाके करें, भारत या पाकिस्तान से क्यों ना करें, और रिस्पांस कैसा रहा? क्योंकि आमतौर पर तासुर ये है कि पाक भारत ताल्लुकात जो हैं बड़े कशीदा रहते हैं, खबरें ऐसी आती हैं कि लोग एक दूसरे से शायद बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप लोगों को मैं देख रहा हूँ तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। बिल्कुल, हम लोग क्योंकि सब दुबई में मुकीम है बड़े सालों से, वहाँ रह के आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी दोस्तियाँ इतने सारे डिफरेंट मुल्कों के लोगों से होती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान के। उधर लोग आपस में काम कर रहे होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रियल लाइफ कपल ये तो हैं ही, आमना खेशकी पाकिस्तान से हैं, शाम शाहिद। तो हमारे ग्रुप में सब लोग मौजूद थे, सबका ताल्लुक क्योंकि कल्चर से था, तो हम कल्चर और आर्ट्स को तरजीह देके और पॉलिटिकल डिस्कशन को आउट रख के हमने सोचा क्रिएटिव चीज़ से इकट्ठा करें सब। अच्छा आमना, आप बताएं, क्योंकि जब हम ब्रेक के लिंक में थे तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जी एक्चुअली क्या है, किस तरह का थिएटर प्ले है, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा इसके स्टोरी के बारे में बताएं। बड़ी दिलचस्प कहानी है। हम लोग बहुत गहरे दोस्त हैं, कोई 7-8-10 लोगों का एक ग्रुप है। इत्तेफाकन सब मीडिया से हैं, जैसे यूहान क्रिएटिव हेड है अपनी कंपनी का, फराज मार्केटिंग कम्युनिकेशन का है, एहतशाम जर्नलिस्ट है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। सो हम लोग ने दोस्तों ने प्राइवेट फंक्शन में हमने एक छोटा सा थिएटर किया। वहाँ मैंने और एहतशाम ने, बिकॉज मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, कराची से, एहतशाम बिहार, इंडिया से, तो हमने खतूत पढ़े कि शादी, एक हिंदुस्तानी से शादी करके मैंने एक खत पढ़ा कि अपनी वालदा को खत लिखा है हिंदुस्तान बिहार से, कराची में, कि मैंने जब शादी करके बिहार गई तो मैंने कैसा देखा इंडिया। अच्छा, एहतशाम ने एक वहाँ खत पढ़ा कि उसने जब हमारी शादी कराची में हुई है, तो कराची जब शादी के लिए आया तो अपनी बहन को वहाँ खत लिखा, तो उसने कराची में एक्चुअली एक मिसकंसेप्शंस और वी लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, हमारी इतना कम्युनिकेशन गैप है दोनों मुल्कों में बज़ाहिर। तो उसने अपनी आपा को खत लिखा कि आपा जब मैं आया शादी को तो मैंने क्या देखा। वो खत बहुत पसंद किए गए जो एक सोशल सर्कल में। वहीं पे हमें अंदाज़ा नहीं था, दुबई का एक मशहूर थिएटर जंक्शन की तरह का एक सरकारी स्पेस है, वहाँ के लोग बैठे हुए थे, दे लव्ड इट। फिर वो उन्होंने हमसे राब्ता किया, लोग मेक इट अ कमर्शियल थिएटर प्रोडक्शन। हम लोग को बड़ी हंसी आई। ध्रुति जो हमारी डायरेक्टर हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है, मगर वो भी 10-12 साल से वहीं पे थिएटर कर रही हैं, वेरी फेमस एंड अवार्ड विनिंग थिएटर डायरेक्टर। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने कहा लेट्स राइट ऑल द सीरीज ऑफ लेटर, तुम लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात ख़त के ज़रिए बताओ। हमने हंसी मजाक में खत लिख लिया, और 10-12 और, चूंकि हम लोग खतों वाले घरों से, हमारे घर में ना खत लिखे जाते हैं। खत लिखे जाते बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा एहतशाम का ताल्लुक उन घरानों से है जहाँ बाकायदा बजट होते थे, पोस्ट कार्ड। अब तो ये बातें बड़ी अजीब इतनी पुरानी नहीं, आई थिंक नॉट 20 साल होंगे, 15 साल। हम लोग के बचपनों में डाकिए हमारे घर आते थे, ये सब ईद के कार्ड जाते थे। तो बस वो खत जब हुए तो हमने ध्रुति को पकड़ा दिए, लो जी ये खत मिल गए। चलिए नहीं, अब एक्टिंग भी तुम लोगों ने करनी। मैंने कहा है एक्टिंग? हमने तो जिंदगी में सिवाय हंसी मजाक, ड्राइंग रूम की डिस्कशन अलग होती है। उसने बड़ी अच्छी बात की ध्रुति ने। उसने कहा अगर हम अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान हैं तो एक्टर भी अच्छे होंगे। पहली चीज़ अच्छा इंसान होना है। और कहते चूंकि तुम लोग की कहानी और उर्दू ऐसी चीज़ है कि तलफ़्फ़ुज़ का होना बहुत सही ज़रूरी है।
मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, माशाल्लाह हमारी तो ओवर एक्टिंग तो बहुत अच्छी होगी। हमने भी बिस्मिल्लाह कर दी। फिर फराज था, हमें डाकिया का रोल था। इस पूरी थिएटर प्रोडक्शन, मजे की बात है, हर कैरेक्टर ने अपना स्क्रिप्ट खुद लिखा है। सो यू डोंट फाइंड अ मोनोटनी इन द स्क्रिप्ट। सो हर एक का, जैसे हमारे मतलब हर शख्स ने इंडिविजुअली जी, जो मेरे खत है मैंने लिखे नहीं होगा, ये तो बड़ा डिफरेंट चीज है। इवन योहान ने अपने गाने खुद कंपोज किए। सो इट्स यू वोंट फाइंड अ वेरी मोनोटनी, हर एक का आपको छाप नहीं लगेगी। मेरे खत मेरे मिजाज के, मेरे तरीके से, एहतशाम के खत, डाकिया का जो रोल है उसने खुद लिखा। अच्छा, आप इसमें जो बीवी का रोल है, हमारे शो का नाम है, थिएटर प्रोडक्शन का नाम है मियाँ बीवी और वागा। मियाँ बीवी और वागा जी, वागा को हमने, अच्छा आप बता रही थी ये ट्रू स्टोरी भी है ना? जी, हमने अपनी जिंदगी से इंस्पायर होके जो हम देखते हैं मजे मजे की बिंग इंडो पाक कपल, हम लोग को वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो शायद आपको कराची में बैठ के, दिल्ली में बैठ के नहीं होते, क्योंकि हम दोनों तरफ की जिंदगी बहुत करीब से देख रहे होते हैं। उसमें मजा भी होता है। आपका क्या कैरेक्टर है? मैं मियाँ का रोल प्ले कर रहा हूँ। रियल लाइफ में भी मियाँ हूँ और स्टेज पे भी यही रोल प्ले करने को मिला है। मगर इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो वागा हमने सिर्फ जस्ट बिकॉज वी आर एन इंडो पाक कपल, और खतूत हमें लग रहा था कि बहुत मोनोटनस होगा अगर सिर्फ मियाँ बीवी एक दूसरे को खत लिख रहे हैं। तो मेरी बेगम जो है वो क्रिएटिव फोर्स हैं इसके पीछे, तो इन्होंने कहा वागा विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया, वागा, जो आपके मुल्तान के एक बहुत अच्छे एड फिल्म मेकर हैं, ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो उनको हमने कहा कि आप वागा का रोल करें। तो ये उनके लिए चैलेंज था कि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था वागा का। नोबडी हैज़ एवर प्लेड वागा एज अ कैरेक्टर। तो उन्होंने जब खतूत सुने कि ये पहले मियाँ का ख़त बहन के नाम, फिर बीवी का ख़त अम्मी के नाम, तो उसकी बीच की लाइनें खुद उन्होंने लिखी और फिर उसका एक कंस्ट्रक्ट किया। तो एक कैरेक्टर एज वागा जो है वो उन्होंने तशकील, स्टोरी टेलर, जिसे हिंदी थिएटर में ये कहते हैं सूत्रधार कहते हैं। तो बेसिकली हमने एज स्टोरी टेलर के तौर पे इस्तेमाल किया है। अच्छा, योहान डिसोजा भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपका ताल्लुक भारत से। आपने बताया जा रहा है कि ये जितने भी इसके गाने हैं, वो गीत हैं, वो आपने खुद लिखे हैं जी, जैसे कैरेक्टर्स आपने, अच्छा कॉम्पोजिशन आपने खुद किए, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। डायरेक्टर जो है वो मेरी बेगम है, तो मुझे खींच के कहा कि आप गाइए। मेरा भी ताल्लुक म्यूज़िक से काफ़ी, मतलब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने स्टेज शेयर किए हैं जो दुबई में आते रहते हैं, और अब जो प्लेबैक सिंगर थे मुजीब आलम, उनके साथ भी मैंने बहुत शोज़ किए थे जब वो आए थे 15 साल पहले। तो जब ये सुनाया था मुझे डायरेक्टर साहिबा ने, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। तो हमारा ये चैलेंज था कि कितने गाने हम कंपोज करें, कितने हम एक्चुअल लाइव सिचुएशन जो इनकी जो थी, जो इनके कुछ सीन्स हैं जिनमें इनके एक्चुअल गाने हैं जो रिलेट करते हैं, तो उनको भी हमने इंक्लूड किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। चलिए जी, इस थिएटर प्ले के हवाले से मजीद भी जानेंगे, क्योंकि सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आई होप कि जब आप लोग ये एक्ट करेंगे और लोग आप लोगों को बहुत पसंद करेंगे, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। मुझे तो बहुत मजा आया सुनकर, सुबह मैंने फैसला कर लिया कि ये थिएटर प्ले में देखने के लिए आ रही हूं। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये जो भी गाना है, ये सॉन्ग है, ये डाकिये के कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो डाकिये हमारे साथ बैठे हैं, आपके बिल्कुल साथ बैठे हैं फराज, आपने एक कैरेक्टर प्ले किया है, तो क्या कैरेक्टर है इस हवाले से अगर जो आप जितना बता सकते हैं उतना तो बताएं। बिल्कुल, हाँ, पूरा देखने के लिए तो प्ले पे जरूर आइएगा प्लीज। लेकिन मियाँ बीवी वागा की जो कहानी है, इसमें कैरेक्टर डाकिया की एंट्री होती है शोर के दौरान, जहाँ व्हाट्सएप, स्काइप और इस सब का एक भार आप समझ लें लोगों के ऊपर है, और उसके बीच में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको इस टेक्नोलॉजी के दौर की समझ नहीं आई। उसका अपना जो ज़रिए माश था वो खतूत पे डिपेंडेंट था, वो लोगों के खत, लेकिन उसको ये कंफ्यूजन है कि इस नए ज़माने में क्या लोगों के आपस के ताल्लुकात ख़त्म हो गए, लोगों ने ख़त लिखना ही बंद कर दिए, और वो उस पूरे अपने कैरेक्टर में उस स्टेज के ऊपर ख़त ढूंढ रहा है कि लोगों के ख़त कहाँ गए। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या लोगों के दिल मर गए, जज्बात खत्म हो गए। वाकई सही कह रहे हैं, जो आजकल के पोस्टमैन हैं या जो डाकिया हैं, वो यही सोचते होंगे ना कि शायद अब लोग इतना ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अब लोग
सारा एक कांटेक्ट outing- अपना सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें और ये कैरेक्टर जो है उसको पता है, लेकिन वो अपने आप को एक धोखे में रख रहा है कि नहीं Denial। लोगों में। अब उसके बाद वो बताता है लोगों को कि उसको अंदर से अंदाजा है हाँ। कि ज़माना बदल गया है और वो अब इस ज़माने में शायद नहीं फिट होता, वो बेकार हो गया। और उसमें वो लोगों को याद दिला रहा है उस गुजरे ज़माने की कि वो जो रोल अदा करता था, वो बताता है कि वो अनपढ़ लोगों की ज़बान था, वो उन लोगों का था जिनको लिखना पढ़ने उनके लिए वो एक ज़रिया बनता था उनके ख़त पहुँचाने का। वो राजदार था बहुत सारे लोगों का और कम्युनिटी को एक तरीके से कनेक्ट करता था, बहुत सारी चीज़ें आपस में लोगों का कनेक्शन बनाता था। अपने किरदार को याद करा रहा है कि मैं एक वो किरदार हूँ जो अब आपको कभी शहर में नज़र तो नहीं आता और वो एक गुजरे ज़माने के का सिंबल बन के रह गया, लेकिन उसका क्या रोल था उस ज़माने में, उसकी एक याद दहानी दोबारा करा। चलें जी, मज़ीद डिस्कशन करेंगे और मज़ीद पूछेंगे कि और क्या क्या है इस थिएटर प्ले में, लेकिन सबसे पहले इसी ट्रेलर का तो ये झलकियाँ देख के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपकी बातों से भी सारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जा रहा है। एहतशाम, आप बताएं कि ये पूरी खतूत के गिर्द और डाकिए के गिर्द अभी तक स्टोरी इवॉल्व होती नज़र आ रही है, तो आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ये आपको ख्याल कैसे आया कि यार खतूत के बारे में लिखना चाहिए या पूरा जो ये इवॉल्व कर रहा है आपका ड्रामा खतूत के गिर्द होना चाहिए? खतूत एक ह्यूमन टच प्रोवाइड करते हैं जिसका हमने एक्सपीरियंस अपने बचपन की ज़िंदगी में किया हुआ था और जिससे आज के जनरेशन में जब मैं 13-14 साल के लोगों से बात करता हूँ तो उन्होंने कभी खत लिखा ही नहीं, तो उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। लेकिन मैं जो 50, 60, 70s के एज ग्रुप के लोग हैं वो कहते हैं हमने 25 साल पहले लिखा था, तो वो वापस उससे कनेक्ट होते थे। मगर हमने जो हमारा अपना एक्सपीरियंस जो रहा है, चूँकि मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ बहुत खत लिखे जाते थे और उन खतों के ज़रिए हम बल्कि हम एक सेगमेंट एक ज़माने में प्लान कर रहे थे, हमें उन खतों की बात भी करनी चाहिए जो कभी पहुँचे नहीं, वो खत जिनसे रिश्ता तय होना था मगर वो डिलीवर नहीं किए गए। तो खतूत जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम लिंक पैदा करते थे एक ज़माने में, और ये हमने इस टेक्नोलॉजी के इस शो में हमने कोशिश की है कि फ्लैशबैक में जाया जाए और लोगों को रिवाइव कराया जाए कि एक्चुअली जो वो एरा था वो किस टाइप का एरा था और अब क्या हो रहा है। अच्छा, अब जैसे कि आपने दुबई में भी ये थिएटर प्ले किया, फिर दिल्ली में भी आपने किया, तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? एक्सीलेंट। लाइक हम लोग ऑनेस्टली सिवाय ध्रुति के और थोड़ा बहुत यूहान का थिएटर एक्सपीरियंस है, हम लोग तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह थे। हमने तो कभी मतलब ऑनेस्टली कभी लाइव परफॉर्मेंस की नहीं थी। हाँ। मगर जो मोहब्बत या तो लोगों को ओरिजिनल थिएटर परफॉर्मेंस हमें नहीं पता, कोई जादू ज़रूर चला है। अच्छा। पहला शो हमारा हाउसफुल जो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 शोज़ कर लिए हैं 6 महीने के अरसे में। उसमें हमारे 3 दिल्ली में हुए और 7 हमारे दुबई में हुए और सारे हाउसफुल गए टू द एक्सटेंट के हमने टिकटों की मारामारी ये सब देखी है और हमें बड़ी हैरत होती थी और बड़ी खुशी होती थी। कोई है, अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, कोई तो ऐसी बात है जो दूसरों से नहीं करते और बहुत सारे लोग जो शो देख के आते थे। एक्चुअली ट्रू इंटेंशन के साथ जो काम किया जाए ना उसमें खुद ब खुद ही चीजें वेरी क्लोज टू द रियल लाइफ। हमें कोई भाषण नहीं दिया, हमने सिर्फ असली जिंदगी की असली बातें की हैं। और हमने रियलाइज किया इस प्रोसेस में कि हम कनेक्ट हो रहे थे। जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन कनेक्शन जब हम अपने खतूत पढ़ के सुनाते थे तो जब आप लोगों से लोगों की ही बात करते हैं ना तो वो ज्यादा आपसे कनेक्ट होते हैं। जब हम 10, 12, 15 खतूत सुनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई खत ऐसा होता है जो आपके दिल जो किसी के दिल की तर्जुमानी कर रहा होता है। चलें जी, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। बहुत जबरदस्त यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, थिएटर प्ले के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इंडो पाक एक्टर्स जो है वो हमारे साथ हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब बात हो रही है सकाफत के हवाले से, बात हो रही है कल्चर के हवाले से, और खाना जो है वो भी हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, चाहे लाहौरी हो चाहे कराची के लोग हों। लेकिन आप सबको हम यही कहेंगे कि जी खाना अगर आप मिज़ान में खाएंगे तो उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये लो कोलेस्ट्रॉल है, एंटी एजिंग है और आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी आपके बैलेंस करता है, और हार्ट रेट और अगर हार्ट डिजीज़ के हवाले से बात की जाए तो उसके लिए भी अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते हैं। तो सकाफत और कल्चर की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, थिएटर प्ले की बात हो रही है और विरसे की बात हो रही है। तो वहीं ज़बरदस्त किस्म का ये प्ले है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बेइंतहा है। इतना इंटरेस्टिंग है कि अभी बैठे बैठे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारी पूरी टीम जा रही है इनका ये प्ले देखने के लिए। उसमें एक कैरेक्टर है वागा, जिसके बारे में ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो मेन कैरेक्टर है उसको आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। आप बताएं शाम, क्या एक्चुअली वागा, चूंकि हमारा इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक है तो ये बिल्कुल स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था कि एक कैरेक्टर वागा हमारे प्ले में होना चाहिए जो मियाँ बीवी के बीच एक स्टोरी टेलर की क्या का किरदार
किरदार निभाएगा। अब वो वागा के लिए मसला ये था कि उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, नोबडी हैज एवर प्लेड वागा एनीवेयर। तो उस बेचारे माजिद जो हमारे मुल्तान से हैं, बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, एड फिल्म मेकर भी हैं, तो उन्हें हमने सारे खतूत सुनाए, फिर तो उन्होंने खुद से लिखनी शुरू की वो लाइनें जो कनेक्ट करती हैं इन सारे एक्ट्स को। तो वागा की अपनी खुद का एक कैरेक्टर की अपनी जर्नी भी है, उसका एक अपना रियल कमिंग ऑफ एज भी है, और वो प्ले में एक बहुत ही एक निटिंग कह लें या कोऑर्डिनेशन का रोल भी प्ले करता है। और फिर हम आखिर में वागा, मियाँ और बीवी दोनों आखिर में वागा को भी एक खत सुनाते हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नज़रिया बयान करता है, और इनफैक्ट ही लूजेज इट एट द एंड, वो ही कुडंट टेक इट, जो ये है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही पॉइगनेंट मोमेंट है प्ले के अंदर। मतलब आप समझे कि जब लकीर को आप इंसानी सूरत देंगे तो हमने उस जब लकीर जब इंसानी सूरत बनेगी तो उसमें सूफीपन भी आता है, दरवेश भी है, वो जुनूनी भी हो जाता है, वो खुश भी होता है, हम लोग को अच्छा देखते हैं, वो पागल भी हो जाता है, गुस्से में भी आ जाता है जब हमको लड़ता देखते हैं। तो यू विल फाइंड यू नो शेड्स ऑफ इमोशंस जो बहुत खूबसूरती से माजिद ने दिखाए हैं। और हमने ये बड़ी बात होती है कि किसी प्ले के अंदर आप इतने सारे इमोशंस डालें, इतने सारे कलर्स डालें, शेड्स डालें, उसमें हंसी भी है, गम भी है, हमारा एक खत है उसमें इतनी खामोशी होती है कि हमें लोगों के रोने की आवाजें आती हैं, और ऐसे खत भी हैं कि लोग इतना हंस रहे होते हैं कि हमें नहीं पता चलता हम अपना डायलॉग कब बोले। अच्छा, सो यू विल गेट यू नो, आप प्लीज टिश्यू भी लेके आएगा, और खूब पेट हंसने की बातें होंगी तो दवा भी लेके आएगा। जो भी इनका थिएटर प्ले देखने जाए वो टिश्यू पेपर जो है वो जरूर साथ लेकर जाए। अच्छा बताइए कब है आप लोग, कल आपका एक प्ले है? 28 को हम नापा में कर रहे हैं परफॉर्म। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है। हमारी खुशकिस्मती है कि यूई का पहला थिएटर पाकिस्तान आया है और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म करेगा। हमने ये परफॉर्मेंस ईयर ऑफ जायद जो यूई में हम लोग वहाँ के जो फाउंडर हैं शेख जायद, उनके नाम किया हुआ है सही कि हम उनको करेंगे। फिर हम 31 और 1 को हमारे 2 शोज और हैं, 3 हैं आर्ट्स काउंसिल में 3 शोज और हैं, एक्चुअली 4 हैं, एक हमारा प्राइवेट है। अच्छा वैसे अभी तक कितने शोज आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं? 10 कर चुके हैं। 6 महीने में हम 10 कर चुके हैं, 11वां करेंगे और सब में हाउसफुल। 7 दुबई में और 3 दिल्ली में हम कर चुके हैं, दिल्ली में 5 शोज और यहाँ करने हैं। अच्छा, जो आप अभी पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि एक जादू था जो हाउसफुल हो गया और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो कहीं उसकी वजह ये तो नहीं थी कि इंडो पाक के बीच में, क्योंकि हमेशा से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है और खतूत के जरिए जो कम्युनिकेशन होती रही है, जो आपने बताया था कि कम्युनिकेशन गैप है, तो कहीं लोग उससे तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को? नहीं, आई थिंक ह्यूमन इमोशंस हैं जिससे कनेक्ट करते हैं, और ह्यूमन इमोशंस बराबर हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के। जिससे कनेक्ट करते हैं। और हमारे साथ जो है वो योहान भी बैठे हुए हैं, और योहान बैठे हुए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे एक और सॉन्ग ना सुने प्लीज योहान? क्योंकि इमोशंस की बात हो रही है तो म्यूजिक और इमोशंस एक साथ है, और आप लोग बहुत पसंद करेंगे इसकी लाइव गायकी। सबके लिए गाना है, सारे एक्टरों के लिए एक गाना है। सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए लोगों के लिए गाना जो वहाँ पे भी हैं। अच्छा, हम दोनों के लिए नहीं है। जबरदस्त, बिल्कुल हम लोग सारे जो है ना चुप हो गए थे, स्टूडियोज में भी खामोशी थी, सब सुन रहे थे चुप करके। आप बहुत जबरदस्त सिंगिंग कर रहे हैं और जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत अमेजिंग है। आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके थिएटर प्ले के लिए। आई होप कि जिस मकसद के थ्रू आप यहाँ पर आए हैं वो कामयाब हो, और जो आपका मकसद है रिवाइवल, थोड़ा सा फ्लैशबैक, लोगों को बताना कि उस टाइम की अहमियत क्या थी, वो उजागर हो लोगों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आपका थिएटर प्ले देखने के लिए आए। और यही बड़ी अच्छी बात होती है कि जब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग आते हैं और एक साथ काम करते हैं तो फिर डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो भी जनरेट करते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत सारा शुक्रिया और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप लोग इस तरह का काम करें और अच्छा काम करें। और आई होप कि आप सारे जो है एक दफ़ा फिर से अगले सीजन में वापस आएंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर इंशाल्लाह लाहौर जरूर जाएंगे, लाहौर जरूर जाएगा, बिल्कुल लाहौर जरूर जाएगा, और हम लोग आपका थिएटर देखने आ रहे हैं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के शो में, क्योंकि हमारे साथ इंडो पाक के एक्टर्स भी मौजूद हैं और बहुत मजे की हमने बातें की। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।